नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब हम यूपी पुलिस 2026 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम हिंदी का सेट नंबर 1 करेंगे। अपने थंबनेल पर जिस पुस्तक का इमेज देखा है उसी का आपको सेट नंबर 1, इसमें टोटल 100 सेट है। हम आपको 100 सेट कराएंगे और प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन है हिंदी के, 40% हिंदी के। और किसी भी परीक्षा में हिंदी आती है तो आप एक क्लास कर सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहले है, मामा जी घर आ रहे होंगे में काल कौन सा होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन है सामान्य भविष्यकाल, तो हमारा ऑप्शन ए गलत। बी सामान्य वर्तमान काल, बी गलत। सी संदिग्ध वर्तमान काल, सी गलत। इसमें शब्द है भविष्य काल, हमारा इसका ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी सही। भविष्य काल में तीन भेद है, यहाँ मिलेगा। भविष्य काल के तीन भेद, कौन कौन से भेद? एक तो सामान्य भविष्य काल, दूसरा सभ्य भविष्य काल और तीसरा हेतु हेतु मत भूतकाल। तो भविष्य काल के तीन भेद हैं, हमारे ए का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंध वाचक जो और सो, और इसका हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर्वनाम। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, सबका नाम। कुल सर्वनाम कितने हैं? 11। सर्वनाम के भेद कितने? 6। कौन सा? एक पुरुषवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और एक निजवाचक और एक होगा एक अनिश्चय वाचक। कितने हो गए? 6 भेद हो गए। कितने? 6 भेद। ये कुल 11 शब्द। और संज्ञा के स्थान में प्रयोग, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। इसमें पूछा संबंधवाचक सर्वनाम, तो जो और सो, हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य कौन सा है? माला चित्र बनाती है तो इसमें वाच्य कौन सा है? यानी माला चित्र बनाती है। अगर हम यहाँ पे करते हैं राम चित्र बनाता है, तो यानी लिंग चेंज हो रहा है, तो इसे बोलेंगे कृत वाच्य। हमारा इसका ऑप्शन है कृत वाच्य में। कृत वाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं, दोनों। लेकिन कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया, और भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। कितना लाया? 4 किलो। किस होगा? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, हमारा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। विशेषण कितने होते हैं? 4। और सर्वनाम विशेषण होते हैं जो सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के बाद संज्ञा प्रयुक्त हो, उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे यह राम की किताब है, तो यह हो गया हमारा सर्वनाम, राम हो गया संज्ञा, तो इसे बोलेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें टहल रहा है, क्या टहल रहा है? तो इसमें होगी हमारी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन का बी सही। क्वेश्चन नंबर 6, दीर्घ आयु किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है? इसका हमारा आशीर्वाद बोधक, हमारा इसका ऑप्शन सी सही। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? खड़ी बोली का प्रिय परिवार, इसका ऑप्शन डी सही। यह किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसे बोलते हैं हरि और दिन का उपनाम है, हरि और शान ध्यानी, यह राम राम सिंह दिनकर की है। और उनकी एक उर्वशी
उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सर 1972 में। और एक रश्मि रथी जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। साकेत किसकी है? साकेत मैथिली षड्गोत्री। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं और एक भारत भारती। और हल्दी घाट किसकी है? हल्दी घाटी तो ये श्याम नारायण पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, मुझे चांद चाहिए है किस विधा की कृति है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी उपन्यास। ऑप्शन बी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 9, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका मोहन राकेश। हमारा इसका ऑप्शन डी। जैसे जयशंकर प्रसाद की ध्रुव सामने, स्कंद गुप्त, यानी इतिहास से कई लिखी हुई जयशंकर प्रसाद की है। जैसे हम मोहन राकेश की और रचनाओं की बात करते हैं, जैसे आखिरी चट्टान तक, लहरों के राजहंस, अंधेरे बंद कमरे, ये कुछ मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी। तो इसका हमारा ऑप्शन जो श्री राम शुक्ल। ऑप्शन इसका डी सही। ऑप्शन इसका डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कहा केकई ने सब क्रोध दूर हट दूर भरी निर्बोध उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी रौद्र रस। ऑप्शन डी रौद्र रस। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कमल चरण बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में मानव जनऊ जैसे कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं। अनुप्रास में जिसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार प्रयुक्त हो तो अनुप्रास अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, जिसमें कुल 4 अव्यय होते हैं। 4 जैसे एक होता है उपमेय, एक उपमान और एक साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर ये चारों मौजूद हैं तो उसे हम बोलते हैं पूर्व उपमा अलंकार। और उसमें एक शब्द कोई भी वाचक शब्द नहीं है, साधारण धर्म नहीं, तो उसे बोलते हैं लुप्त अलंकार। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यानी यह तो परामार्थ से है, चौपाई। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती हैं। सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला उल्लाला में 15 और 13 मात्रा होती हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, अत्याचार में कौन सी संधि है? तो इसमें ईयड़ संधि है। अत्याचार में ईयड़ संधि। जैसे हम इसका संधि विच्छेद करें तो धन अति धन आचार, अति धन आचार। इसमें जैसे हम बुझे अध्ययन, अध्ययन में भी ईयड़ संधि है। अध्ययन तो जैसे बोलेंगे हम अधि धन अयन, अधिधन अयन हुआ इत्यादि, इत्यादि। इसमें भी ईयड़ संधि है। जैसे हम इसका संधि विच्छेद करें इति धन आदि। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, हिंदी को राजभाषा के रूप में सार्वधानिक मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 का हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 16, सिंधी भाषा का विकास अब किस सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना जाता है? तो हमारा प्राचीन प्राचीन अपभ्रंश से। हमारा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि कौन सी होती है? इसमें पहला और दूसरा और ये सा और ये वाला सा और ये। इसमें कुल अघोष ध्वनि कितनी होगी? 13 अघोष ध्वनि होती है। जैसे इसमें पहले हम का और खा, फिर चा और छा, जा, एक मिनट, जा नहीं नहीं नहीं, इसमें आएगा का खा, चा छा, फिर टा ठा, फिर दा और धा, पा पा
पा फा बा भा मा, यानी ये हुए हमारे पा और फा। तो ये हुए हमारे कौन से अघोष। अघोष तो इसमें कौन सा आएगा हमारा, इसमें ये वाला नहीं है, पा फा ये नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन हाँ ये आएगा पा और फा। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब, अघोष ध्वनि ऑप्शन का सी पा और फा। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से नीलकंठ शब्द क्या है। नीलकंठ ये हमारा योग नहीं, यह रूढ़ शब्द है। ऑप्शन इसका सी शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसमें ना तो संधि होता है और न ही समास होता है, न इसमें प्रत्यय होता है और ना ही उसमें उपसर्ग लगा होता है। यौगिक शब्द जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बना हुआ यौगिक शब्द। और नीलकंठ सभी बहुव्रीहि के समास के उदाहरण यौगिक में आंगन 18 का हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 19, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अशोक ने, इसमें तो अशोक ने, तो इसका तो कर्ता कारक यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 20, इनमें से पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जीव एक पुल्लिंग शब्द है। दात्री का पुल्लिंग बताएंगे तो इसका हो जाएगा दाता। यानी हम आपसे पूछे दही क्या है, तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। कविता का बहुवचन क्या है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी कविताएं बहुवचन। अगला प्रश्न नंबर 22, जीवेषण का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, तो इसका जीव धन एषणा, हमारा इसका ऑप्शन बी सही, जिसमें कौन सी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न नंबर 30, इनमें से पच्च स्वर, पच्च स्वर कौन सा है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए। इसमें होते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए और ए, और मध्य में आएगा हमारा आ, मध्य में आएगा आ, बाकी सभी पच्च स्वर। तो हमारा 23 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 24, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, शुद्ध रूप क्या होगा। शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका हमारा मैं नमस्कार आदर, ये वाला गलत होगा, इसमें सादर में ये भी गलत, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, हमारा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 25, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। हर्ष शब्द का विलोम शब्द, तो इसका होगा विषाद, हमारा इसका ऑप्शन ए। हम आपसे पूछे यानी हर्ष शब्द के पर्यायवाची, तो यानी हर्ष का एक हो जाएगा सुख, और हो जाएगा प्रमोद और आमोद और उल्लास। अगर हम विषाद का पर्यायवाची होगी तो वेदना, वेदना और व्यथा, पीड़ा, ये विषाद के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द। जो समाचार भेजता है सम्मानदाता, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो हमारा ऑप्शन ए खिड़की देशज शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द हमारा ऑप्शन ए। अगर इसका हम पर्यायवाची और देखें, जैसे मोक्ष तो हो गया एक कैवल्य, कैवल्य भी एक मोक्ष का पर्यायवाची है, और एक परम पद भी मोक्ष का पर्यायवाची। अगला प्रश्न नंबर 29, एक तो दोष था उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत क्या होगी। अध जल गगरी छलकत जाए, ये नहीं, हाथ अर्शी, हाथ कंगन को अर्शी के, ये गलत, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ाने, हमारा इसका ऑप्शन सी सही। इसका अर्थ होता है सत्य की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी कुछ थोड़ा ज्ञान होने पर ज्यादा फल करना, यानी ज्यादा वो करना। तो इसमें हमारा अगला हमारा प्रश्न नंबर 30, राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसे हम बोलते हैं बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, हमारा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 31, अहेतुक का शुद्ध रूप क्या है, इसका हमारा ऑप्शन बी अहेतुके, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 32, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है,
तो आदड़ी में आ उपसर्ग नहीं, हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? तो इसका हमारा प्रत्यनुन्नति, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कृष्ण भक्ति के नहीं है, तो तुलसीदास कृष्ण भक्ति के नहीं है, जिनकी 3 रचना जैसे सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, तो इसमें बहुवचन होगा हमारा, इसका ऑप्शन बी बहुवचन। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 37, आकृति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? आकृति का, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए बनावट, ऑप्शन ए बनावट। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में हार की जीत के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन, हमारा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, 39 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो इसका हमारा ऑप्शन है होगा बघेली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अगर हम वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी का सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट 1 को कर चुके हैं, यानी प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न होते हैं। आपने हिंदी के इस सेट में 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न को सही किया, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। यह आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और एसएससी की अन्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आज के पहले सवाल का क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा करुण रस का स्थायी भाई शोक, स्थायी भाव है शोक, श्रृंगार का रति और भयानक का भय। अगला क्वेश्चन नंबर 2, करत अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू ही सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी उल्लाला छंद है, ऑप्शन सी। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्रा होती है, गीतका में 26 मात्रा होती है और हर गीतका में 28 मात्रा होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बनी होती है? तो कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बनी होती है और एक छप्पे जो रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। कुंडली कैसे मिलकर बनती है? दोहा और रोला, हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? इसमें उपमा अलंकार होगा। मैंने उपमा अलंकार के 4 अव्यय बताए, कौन से? एक होता उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान और साधारण धर्म, और मैंने एक और बताया कल के प्रैक्टिस सेट में, आपको उसे कमेंट करके जरूर बताएं। रूपक अलंकार यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार पर जानो मनो जैसे आदि शब्द प्रयुक्त हो, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न नंबर 5, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है?
यानी इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए लाटा नुस पुरस्कार अलंकार, यानी जहाँ पर पूरी पंक्ति रिपीट होती दिखे तो वहां पर लाटा नुस पुरस्कार अलंकार हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोली जाती हैं, जिसे हमने याद की कब कब है। पहली बोली इसमें खड़ी बोली, खड़ी बोली को हम पौरवी के नाम से भी जानते हैं। फिर इस बी से ब्रज भाषा, फिर ऐसे इस के से कन्नौजी, इस बा से बुंदेली और हा से हरियाणवी, जिसे हम बांगरू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो भी कौन सी ध्वनियां हिंदी में आ मिली? इसे बोलेंगे ता, था, बा, जा और फा। इसमें नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता के बारे में किसने बताया था? तो नुक्ता के बारे में शिव प्रसाद हिंद ने बताया था नुक्ता के बारे में। तो यह अरबी, तुर्की, पश्तो से आई ध्वनि है जिनके आगे नुक्ता लगा होता है। हमारा इसका ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ड है? तालव्य वर्ड जैसे हमने का, खा, गा, घा और अंगा। और फिर अगले लिखेंगे चा, छा, जा, झा और हुआ। अय्या बोलते हैं अय्या। ये होगा तालव्य वर्ड। इसमें एक बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई और या और सा बोला जाता है तालव्य वर्ड से। इसमें हमारा ऑप्शन बी ई और सा, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा तालव्य वर्ड की ध्वनि। ध्वनि हाँ, ये तो उल्टा से बोल जाता है तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा कंधा से, ये गलत हो जाएगा। ये दवा भीतर से बोल जाता है। तो ऑप्शन कट गया, ये हमारा ऑप्शन इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का प्रारूप क्या है? तो इसमें हमारा पा आधा होता है, इसमें रा पूरा इस प्रकार। उसका हमारा ऑप्शन बी होगा, जिस पर हम ट्रक लिखेंगे इसमें ट्रक। तो ये वाला हमारा इसमें हलंत लगा हुआ था, तो ये होता है हमारा रा। इसमें क्या होगा हमारा ट्रक शब्द, ना कि इसमें आधा रा होता है। यानी केवल वे रूप ही हमारा ये वाला रा आधा होता है, बाकी सभी रा पूरे होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो सीधा यह तो विशेषण है, सच ये भी नहीं, झूठ ये नहीं। इसका हमारा ऑप्शन बी हिमालय है संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? हिमालय जैसा कोई नहीं, है व्यक्ति वाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्ति वाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे होता पर्वत, तो पर्वत को बोलेंगे हम जाति वाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कितना थोड़ी। इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा परिमाण वाचक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है वाक्य में है। ओहो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आज्ञा नहीं दी जा रही, मना नहीं किया जा रहा है। इसमें हमारा विस्मय वाच्य, हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 13, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में विकल्प शब्द क्या है? कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। ये बचा था पुरुष वाचक, संबंध वाचक, प्रश्न वाचक, निच वाचक, अनिश्चय वाचक और निश्चय वाचक। और मैंने आपको और 11 शब्द बताए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, उसने कविता पढ़ी होगी, यह कौन सा काल है? कविता पढ़ी होगी, तो आसन भूतकाल ये गलत, पूर्व भूतकाल ये नहीं, सामान्य भूतकाल ये गलत। इसका हमारा संदिग्ध भूतकाल, हमारा इसका ऑप्शन बी भूतकाल। कल मैंने बताए थे भविष्य काल। भविष्य काल से मैंने क्योंकि आपको 3 भेद बताए थे, सामान्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु हेतु भविष्य काल। आज हम भूतकाल में 6 भेद होते हैं। जैसे 6 भेदों में से एक सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु भूतकाल। और वर्तमान में कुल 5 भेद होते हैं। जब वर्तमान का क्वेश्चन आएगा तो हम उसके आपको भेद बता देंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से विशेषण शब्द साथी विशेषण शब्द तो उसमें गंभीर व्यक्ति यानी हमारा ऑप्शन डी विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियार्थक क्रिया नहीं है? क्रियार्थक क्रिया में वो क्रिया होती है जो दूसरे की ओर काम करवाती है। जैसे नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया, यानी तो दूसरे से पत्र लिखवा रहा है, तो उसे क्रियार्थक क्रिया होती है। तो सीखना क्रियार्थक क्रिया नहीं है, जिसका हमारा ऑप्शन है इसमें आना। इसमें आना लगा होता है द्वितीय प्रथम क्रियार्थक क्रिया, और जिसमें बाना लग जाए उसे हम द्वितीय क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये हमारी आना, ये भी आना, ये भी आना, यानी पृथक क्रिया। जैसे लिट बाना, अगर यहाँ पर होता लिट बाना, जैसे लिट बाना लिखा होता तो द्वितीय क्रियार्थक क्रिया हो जाती। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए विकल्प में से पहचान कीजिए, जिसमें संबंध कारक होगा। इसका हमारा ऑप्शन बी, कारक कितने होते हैं? 8। कितने कारक? 8। इसमें लिखा है कारक इस प्रकार का, तो 8 इस पर हम उल्टे बना दे तो कितने कारक मतलब 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, उसने उसने उससे अच्छे तो आप है, कौन सा कारक है? यहाँ पर तुलना की जाए या अलगाव का अर्थ होगा, पर अपादान कारक होता है, हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? आय प्राप्त हुई, व्यय खर्च हुआ, तो यह पुल्लिंग होगा हमारा ऑप्शन बी, लहर निकली, यानी लहर उठी। तो हमारा व्यय एक पुल्लिंग शब्द है। मैंने आपको कल एक नई शब्द बताया था, तो आपको नई शब्द बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यानी इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको इससे पता तो रहे, यानी आपने पिछली क्लास में कितना याद है कितना नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, प्राण और आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर और बाल, यानी और कुछ आदरणीय शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण शब्द में संधि विच्छेद क्या है? इसमें हमारा संधि विच्छेद में संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन हरण, यह उदाहरण का संधि विच्छेद हुआ। जैसे पद्धति में क्या है, इसमें भी व्यंजन संधि है, तो इसमें पत्र में ये आधा धन, पत्र धन हति, इसमें कौन सा होगा? पद्धति, इसमें भी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, नवोदा का संधि विच्छेद क्या है? नवोदा, तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन सी, नव धन उदा, ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऋण मुक्त शब्द कौन सा समास है? यानी ऋण से मुक्त, यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पर आपादन तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, धनंजय में समास कौन सा है? धनंजय ये है अर्जुन का पर्यायवाची है, इसमें बहुव्रीहि समास होगा हमारा ऑप्शन बी, जो शब्द तीसरे पद की ओर इशारा से बहुव्रीहि समास करेंगे। जैसे नीलकंठ, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणि, उसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उपसर्ग का, तो प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, हमारा ऑप्शन है इसमें अधिक उपसर्ग, इसमें प्रतिष्ठा, इसमें सम, इसमें सम का उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, प्रमाणित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी प्रमाण धन एक है प्रमाणित होगा। जिस पर हम विज्ञान, विज्ञान और धन एक लगाएंगे तो इसमें हमारा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हो जाएगा एक प्रत्यय लगाने से, तो हमारा ऑप्शन बी। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया पुर्तगाली शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन बी। जैसे आल पेन, अलमारी, गमला, बादाम, मेज, एन ये पुर्तगाली शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम त्वरित, त्वरित यह एक तत्सम शब्द है, इसका तत्सम शब्द है, इसका दूसरा शब्द होगा तेज, और ऊंट का तत्सम होगा उष्ट, उष्ट, अंक होगा अम्र, अम्र
तत्सम। वहाँ का होगा पक्षी तत्सम। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या? तो द्विज। द्विज पर्यायवाची शब्द हमारा ऑप्शन बी। जैसे पखेरु और नवचर। नवचर भी नवचर भी पक्षी का पर्यायवाची है। जैसे पतंग, खेचर, बेहंग और नवचर ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हुआ? तो उसका विकर्ष। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। यानी कुरूप सुंदर एक दूसरे के विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो हमारा श्रृंगार भी सही है, आध्यात्मिक सही है और ज्वल भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन ए ज्योत्सना ये गलत है। ये किस पर लिखा है? जा, यो, ता, और फिर सा और फिर न। ज्योत्सना जो एक शुद्ध रूप है, उसमें गलत हो जाता हमारा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 32। वाक्य रचना का सही क्रम क्या होगा? तो उसमें पहले कर्ता आता है, तो उसके बाद कर्म फिर क्रिया। यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसे मृत्युदंड मिला, उसे मृत्यु की सजा मिली, ये गलत है। इसमें हमारे साथ पहला ही ऑप्शन सही है, उसे मृत्यु दंड मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 34। अन्न को पचाने वाली अग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि नहीं जठराग्नि। जैसे हमारे पेट में जठर ग्रंथि होती है तो जठराग्नि। जैसे दवा, दवा कहाँ से मिलती है? जंगल में। तो जंगल में लगने वाली आपको दवा में। बाढ़, जैसे बाढ़ कहाँ से आती है? समुद्र में। तो समुद्र में लगने वाली अग्नि। अगला क्वेश्चन नंबर 34। तबले तबले की बजा बंदर कैसे? लोगों के पास सही अर्थ क्या होगा? अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे 36 से 37 तक ये है गद्यांश है। तो गद्यांश बढ़ाया, मैं इसके आपको क्वेश्चन ही टिक कर देता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 36। जब सच्चे वीर जल कर शेर की तरह डरते हैं तो क्या होता है? उसमें सदियों तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है। हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 37। सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? तो उसमें समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होती है। हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 38। निम्न किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिय है? तो असमिया। इसका हमारा ऑप्शन डी। निम्न से काली कथा बाया बाईपास उपन्यासकार की रचनाकार कौन है? तो अलका राग बागी। हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 40। कृष्ण सुरती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? तो जिंदगी नामा 1919 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन सी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपी पुलिस और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, हम उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हम प्रत्येक सेट में 40-40 प्रश्न करते हैं। आपने एक 40% में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताना। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, एतुई ए एतुस्तानी की रचना किसने की थी? तो हमारा इसका हुआ ऑप्शन सी, गरसा ता तासी। हमारा इसका ऑप्शन सी। यह पुस्तक खास क्यों? यह एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन? फ्रेंच विद्वान थे। यह इसलिए पुस्तक खास है क्योंकि इसमें
738 कवियों के बारे में जानकारी मिलती है और कवियों के नाम सभी इंग्लिश अल्फाबेट में सीरीज में लिखे हुए थे, जिसमें 72 कवि हिंदी के थे और बाकी कवि उर्दू के कवि थे। इसलिए यह पुस्तक इम्पोर्टेंट हो जाती है हिंदी की दृष्टि से। अगला प्रश्न नंबर 2, भर पेट में समास कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए अव्यय भाव समास, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। तत्पुरुष समास जिसमें इसमें पर सरक विलुप्त होते हैं उसमें तत्पुरुष समास होते हैं। द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं वह कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 3, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या है? इसका हमारा ऑप्शन सी दहा। ईर्ष्या का पर्यायवाची है हमारा ऑप्शन का सी। और यानी ईर्ष्या के पर्यायवाची जैसे द्वेष ईर्ष्या का पर्यायवाची है। जलन भी ईर्ष्या का पर्यायवाची और मत्सर भी। क्वेश्चन नंबर 4, अनन्यास का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सायास, हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अनन्यास क्या है? जिसे हम बिना प्रयत्न के प्राप्त करते हैं उसे अनन्यास कहते हैं। जिसे हम प्रयत्न से प्राप्त करते हैं उसे सायास कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी विग्रह। खाग ही की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चालाक की भाषा समझता है। इसका हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास की भाषा का रूप क्या है? तो उनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ऑप्शन बी, यानी सूरदास की 3 महत्वपूर्ण कृति यानी रचना है। कौन सी है? सूर सागर एक सुर सारावली और तीसरी साहित्य लहरी है। इनकी 3 महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। रेखांकन शब्द की शुद्ध वर्तनी प्रदर्शनी, यानी हमारा सी और ऑप्शन तो गलत है। इसमें ये वाला है, यानी इसमें री वाली मात्रा ये वाला गलत है, इसमें ये वाला भी इसमें गलत हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रदर्शनी बिल्कुल एकदम शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न नंबर 9, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसे बोलेंगे क्षैतिज। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। सर रिज यह कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची जैसे कमल का और होता है कमल, अरविंद और पारिजात भी कमल का पर्यायवाची है। पारिजात, पुंडरीक भी कमल का पर्यायवाची, जलज और पंकज। अगला प्रश्न नंबर 10, शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते ही रहे, परंतु लगभग चुप रहे, कोई त्रुटि नहीं है। यानी मुझे कौन से भाग में त्रुटि है? परंतु लगभग चुप रहे, यानी तो इसमें परंतु को मत नहीं, तो इसमें हमारा भाग ए, यानी कौन सा भाग? परंतु चुपचाप रहे, इस भाग में त्रुटि है। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 3, अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है? इसमें आ उपसर्ग है, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या है? अनाड़ी का अनार्य, हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। जैसे हम मुझे अक्ष बाट, ये अक्ष बाट है तत्सम, यानी इसका तद्भव रूप क्या हुआ? अखाड़ा। क्या हुआ? अखाड़ा। जिस पर हम मुझे अक्षोट यानी इसका तद्भव रूप क्या होगा? अखरोट। आपसे मुझे इष्टिका एक तत्सम रूप है। इष्ट का तो यानी इसका तद्भव रूप होगा इष्टिका मतलब ईंट। जैसे मुझे हमको उल्लूखल,
तो यानी यह ओखली का तत्सम रूप है। जैसे इला, इला एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव हो जाएगा इलाची, इलाची। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोल का प्रयोग सर्व सबसे पहले किस पुस्तक में मिला? तो प्रेम सागर में। हमारा इसका ऑप्शन डी, प्रेम सागर में। यह किसने लिखी थी? तो लल्लू लाल द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। हिंदी साहित्य, साहित्य गलत लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य के काल का अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसे कहता है? हमारा चंद्र बरदाई, यानी अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? तो इसका विद्यापति, चंद्र बरदाई नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन बी विद्यापति। विद्यापति की पुस्तक है जैसे कीर्ति लता, कीर्ति लता ने 2-3 इसकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। चंद्र बरदाई, यह पृथ्वी राज, चंद्र बरदाई ने पृथ्वी राज रासो लिखा था, लेकिन यह अधूरा था, अधूरा, लेकिन इसको पूरा किया था इनके पुत्र जल्लड़ द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 15, हिम कीर्तिनी किसकी रचना है? तो यह माखन लाल चतुर्वेदी की है और इसी के यानी इसी से नाम मिलता मिलता हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी के, जिसे 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैसे हम आपसे पूछे यानी बाल कृष्ण नवीन की रचना, तो से बोलेंगे एक बिलप गान, बिलप गान। और मोहनलाल द्विवेदी की अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भारतेंद्र एक हरिश्चंद्र का भी नाटक है। हरिया जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास हरिऔध की महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी बोली जाती है अयोध्या क्षेत्र में, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैथिली नहीं बोली जाती है। हमारा ऑप्शन सी, तो यह बिहार और झारखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका होगा समाचार सुधा वर्ण। मैं इसका ऑप्शन डी, यह 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक थे। जो उर्तन मॉडर्न, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये समाचार यानी कौन सा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब? 30 मई 1824 को हुआ था। एक बार ये तारीख कर लेना, 1824 को हुआ, 23 मई को, और 23 मई को हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 18, किसी संस्थान के 20-25 वर्ष पूरे होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द। 25 वर्ष, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा रजत जयंती। रजत जयंती 25 वर्ष पूरे होने पर, हीरक जयंती 60 वर्ष पूरे होने पर, शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने पर, और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पर, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पर, और 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा। शुद्ध पद क्रम होगा, एक पानी का गिलास लाओ, तो ये वाला इसमें गलत है। पानी का एक गिलास लाओ, इसका हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 20, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं हमारा ऑप्शन ए इसमें लिपि। अगला प्रश्न नंबर 21, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? तो टपक, यह टपकना क्या है? क्रिया, बूंद बूंद इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये होगा हमारा क्रिया विशेषण। 21 का हमारा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न नंबर हमारा 22, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो इसमें असमर्थता का बोध है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा भाव वाच्य।
मैंने आपको सेट नंबर 2 में बता दिया, यानी भाववाच्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है। तो भाववाच्य में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे हम कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया और कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, मैं जल्दी आऊंगा ताकि आराम कर सकूं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, यानी ताकि। तो ताकि है, इसे जोड़ रहा है, तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक, हमारे ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 24, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। अज शब्द का, तो अज का ब्रह्मा भी है, शिव भी है और बकरा भी है। इसका नहीं हमारा ऑप्शन डी अनजान नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 25, एक मिनट, निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है, तुम्हारी ये गलत है, आज इसमें भी गलत है। अपनों से कहिए भी, तने हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। आप भला तो जग भला, है निजवाचक सर्वनाम है। मैंने आपको सर्वनाम के कितने भेद बताए थे, 6 भेद बताए थे। कौन से, एक तो आपको पुरुषवाचक, पुरुषवाचक बाद संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर निजवाचक, फिर अनिश्चयवाचक। कितने हो गए, 3 3 6। और शब्द कितने होते हैं, कुल सर्वनाम कुल 11। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित किस क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का, तो संयुक्त क्रिया, यानी इसमें दो क्रिया है, पहुंच और गया, दो क्रिया हो रही है, तो इसमें होता है संयुक्त क्रिया। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। हमारा इसका ऑप्शन होगा सी, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद, भविष्य काल के 3 भेद और वर्तमान के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, संचारी भावों की संख्या, जिसमें कुल 33, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा। लेकिन भरत मुनि को एक यानी 34 भी माना है, जिससे हम कहते हैं छल। छल एक संचारी भाव 34 में है। अगर आपको ऑप्शन में बोले तो इसमें मुझे संचारी भावों की संख्या 27, भरत मुनि मुझे तो 34, तो हमें इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है, 33। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विचार प्रभावी है और कुटज भी है। व्रत और विकास नहीं है, व्रत और विकास नहीं है, तो ये शांति प्रिय द्विवेदी का है। इसका शांति प्रिय द्विवेदी का, यानी हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। प्रश्न नंबर 30, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, ऊष्मी व्यंजन, ऑप्शन ए। और इन्हें हम एक सा और सा इन्हें क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। इन 3 सा को महाप्राण, महाप्राण कितने हैं, 3, यानी दूसरा और चौथा, ये कौन से होगा, महाप्राण। ये कितने होते हैं, ये महाप्राण भी बोलते हैं ऊष्मी व्यंजन को, और दूसरा और चौथा भी। और एक होता है यानी व्यंजन होते हैं ये वाला, तो इसमें पहला बात होता है अर्धप्राण और दूसरा वाला होता है महाप्राण। तो यानी 5 ये 5 ये कितने हो, 5 5 10 10 4 14 14 और 1 15, तो महाप्राण कितने होते हैं, 15। अगला प्रश्न नंबर 31, परम चरु किसकी रचना है। तो शंभू की, यानी हमारा इसका ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में अंक आ का क्या है, इसे बोलते हैं अयुग्म, हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 33, यानी अब आगे हमारा गद्यांश। गद्यांश हम प्रश्न पढ़ेंगे, वो दिखेगा ना, हम इसको आपको आंसर टिक करते हैं और आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33, विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से कब धर्म नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है, कब विरोध करती है।
तो इसका हमारा 33, यानी वे जब वे उसकी दृष्टि से सही न हो, ये वाला गलत है। इसमें होगा डी, हमारा ऑप्शन 33 का डी, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 34, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? तथ्यों तथा वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष, हमारा इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 35, यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण क्या है? यूरोप और अमेरिका में आधुनिक फैलने का क्या कारण है? क्योंकि वे वैज्ञानिक दृष्टि की प्रधानता और प्रबलता है, यानी हमारा इसका ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 36, टेक्नोलॉजी उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टि के बीच क्या संबंध है? तो टेक्नोलॉजी कार्य उद्योग कारण है, यानी इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 6, तो हमारा और सा से मिलकर बना होता है, और ये ता और रा से मिलकर होता है, और ये सा और रा से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त अक्षर तुम्हारे 4, लेकिन इसमें मुझे संयुक्त अक्षर नहीं है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 38, द्वित लंबित में गणों का क्रम क्या है? गणों का क्रम क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़, यानी हमारा इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 39, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विखंडनवाद का तो देरिदा ने दिया था, जिसका जन्म अल्जीरिया में हुआ था, ऑप्शन डी। प्रेमचंद अपूर्ण उपन्यासकार का नाम बताइए, यानी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास था, उसका नाम क्या था? मंगल सूत्र, हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी पुलिस एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम यानी वनडे एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न होते हैं। आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको बताना है कि आपको हमारी क्लास किस प्रकार सही लगी, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन सा? एक तो होगा हमारा व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसमें मुझे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गाय क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे होता अरावली होता या माउंट एवरेस्ट होता तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता। आम भी जातिवाचक है, तो इसमें वो जो है व्यक्तिवाचक। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, व्यक्तिवाचक। संज्ञाएं कितने पद होते हैं? 5। और सर्वनाम में कितने पद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, फिर संबंधवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। 6 भेद हो गए, और कुल शब्द कितने होते हैं? 11 कुल होते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, वह धीरे से बोलता है। तो बोलना क्या है? एक क्रिया है, तो धीरे से, तो ये क्या है? विशेषण। तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा था, तो क्रिया विशेषण है। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। वह काला कुत्ता है, तो यानी कुत्ता विशेष है, यानी संज्ञा और सर्वनाम को विशेष कहते हैं। काला क्या है? विशेषण। अगर संज्ञा या सर्वनाम से पहले
विशेष से आता है तो हम उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। इसमें धावक तेज दौड़ता है, तो धावक तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे, उद्देश्य विशेषण। यानी सत्यवाड़ी सुंदर, यानी तो सुंदर बाद में आया है, तो इसे हम बोलेंगे विधेय विशेषण। जब संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण आता है तो बोलेंगे उद्देश्य विशेषण, जब बाद में आता है तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक, भूतकालिक नहीं, सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। मैं खाना खा चुका हूँ, तो यह भूतकाल तो है नहीं, इसमें से कोई सा भी नहीं लग रहा। भूतकाल था होता तो भूतकाल होता। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें हमारा पूर्व वर्तमान काल होगा। मैं खाना खा चुका हूँ, पूर्व वर्तमान काल, यानी इसमें भूतकाल तो है ही नहीं। था होता तो हम भूतकाल आते। मैं खाना खा चुका हूँ यानी पूर्व वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल है तो वहां पे आसन्न भी भूतकाल हो सकता है। आसन्न भी पूर्व भूतकाल और आसन्न भूतकाल भी यानी तुरंत हुआ है, तो आसन्न भूतकाल भी हो सकता है, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी भी हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सी और आसन्न भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल सेम होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? गलत होगा पक्ष, पक्ष प्लस एक प्रत्यय से बना है। भौमिक, भूमि, धन एक प्रत्यय से लगाई है। देव प्लस एक प्रत्यय से, तो ये सामाजिक, समाज प्लस एक से बना है, तो इसमें हो जाता है सामाजिक, यानी इस पर सा दीर्घ होता है, तो यानी ये वाला गलत है। सही जवाब हमारा ऑप्शन सी सामाजिक, यानी ये गलत बना है एक प्रत्यय से। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है, हमारा इसका ऑप्शन बी। वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए, यानी बहु का बहुवचन क्या हुआ? तो इसका हुआ बहु है, हमारा इसका ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे होता बधु, तो बधु का क्या बहुवचन हो जाता था? बधु है। इसमें बहु ये तो सेम है, ये वाला गलत होगा। बहु है ये होता तिर्यक रूप, जैसे बहुओं को साड़ी दिलाई, तो यह तिर्यक बहुवचन में पहुंच जाता है, वो वाला ये, इसलिए बहुवचन इसका नहीं होगा। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा बहु है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से उपसर्ग शब्द कौन सा उपसर्ग रहित, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? सुदर्शन, इसमें सु उपसर्ग लगा है। निर्बल में, तो इसमें नि और धन बल, तो यानी इसमें और इस प्रकार भी इसको टूट जाता है निर धन बल, इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, तो इसमें भी है। निर्मता में बी लगा हुआ था, कुलीन में उपसर्ग रहित है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? तो लड़का जातिवाचक है और लड़कपन भाववाचक है, तो इसका हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब हुआ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से निर्माण हो जाता है। जैसे तो संज्ञा से, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, संज्ञा से हो जाएगा सर्व नाम से हो जाता है, क्रिया से हो जाता है, क्रिया और विशेषण से और अव्यय से, 5 प्रकार से निर्माण हो जाता है। अगर कोई भाववाचक संज्ञा है, जैसे बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, बुराई, अगर हम इसको बहुवचन में बदल देंगे, जैसे बुराई हम कहते हैं बुराइयां, तो यह एक जातिवाचक रूप धारण कर लेते हुए जातिवाचक हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 9, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? यानी का और खा, तो इसको ये किसके बाद आता है? छा के बाद आता है, हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि छा शब्द का धन सा और धन आ से मिलकर बना होता है, यानी जो शब्द जिससे मिलकर बना होता है उसके बाद आता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, किस वाक्य में आपादन कारक है? किस वाक्य में आपादन कारक है? इसमें तो कई है। राम ने, तो ने करता हुआ, रावण को तो होगा कर्म, तीर से तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण से, ऐसा नहीं, इसमें
एक वाक्य में 3 कारक हैं तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। मदन से अब सहा नहीं जाता, इसमें भी नहीं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। चाकू से फल काटो, तो यहाँ पे भी करण कारक है, इसका हमारा ऑप्शन सी। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर अलगाव है, अलगाव। और यहाँ पर तुलना भी की जाए, वहां पर भी अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकर्मात्मक क्रिया नहीं है? फल बनाना भी है, मिन मिलाना भी है, हिननाना भी है, तो छुट्टी लाना नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, विशेषण का भेद होगा। कुछ बच्चे, बच्चे को हम गिन सकते हैं, तो इसमें गुण वाचक विशेषण नहीं। अनिश्चित परिमाण वाचक, यानी इसमें बच्चों को तोलेंगे नहीं, ये गलत होगा। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम के बाद संज्ञा प्रयुक्त होती है तो सर्वनामिक विशेषण होता है, तो हमारा ये बार भी गलत होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बच्चे को हम गिन सकते हैं संख्यावाचक, कुछ तो अनिश्चय वाचक विशेषण, हमारा इसका ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 13, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? तो उद्दीपन कहा जाता है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, उद्दीपन। उद्दीपन विभाव, यानी विभाव के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है आलम्बन, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है ना। और जैसे आपको मुझे अनुभाव, अनुभाव कितने होते हैं? तो अनुभव होते हैं, अनुभाव होते हैं चार, चार। एक होते हैं सात्विक, यानी शरीर से किया जाते हैं, सात्विक। एक होता है वाचिक, बोलकर। एक होता है कायिक, यानी शरीर के द्वारा, कायिक होगा। एक होगा आहार्य। तो भाव अनुभाव कितने हो गए? चार। क्वेश्चन नंबर 14, ठीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसे बोलेंगे, ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो उसका होगा महती, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा। जैसे पूछा अपने श्रीमती, श्रीमती का क्या होगा? हाँ, श्रीमान का श्रीमती होगा। जैसे पूछे भाग्यवान, तो भाग्यवान का भाग्यवती। जैसे पूछे आपसे नेता का नेत्री हो जाएगा, नेता का नेत्री। अभिनेत्री का भी अभिनेता का अभिनेत्री। जैसे हमें पूछे आपसे अनुज, अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा, यानी इसमें आ जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का, हमारा इसका ऑप्शन सी होगा। हमने बताए थे आपको एक बार पुर्तगाली, पुर्तगाली जैसे अलमारी, आल, पिन, तौलिया, गोभी, मेज, चाकू, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, और रिक्शा हमारा जापानी शब्द। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में से सही क्रम है? सही क्रम, तो पहले ध्वनि निकलेगी, पद तो आएगा ना, तो हमारा ये वाला तो गलत हो जाएगा। चलो, ध्वनि निकली, फिर उसके बाद वाक्य नहीं बनेगा, पद बनेगा, ये सही है। वाक्य माने पद बनेगा, ध्वनि के बाद पद, इसमें पद है नहीं, अर्थ। पद के बाद अर्थ नहीं, वाक्य बनेगा, फिर वाक्य के बाद अर्थ निकलेगा, अर्थ के बाद लिपि प्रयुक्त हो गया ना, हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, सही क्रम। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, वाक्य कितने प्रकार से होते हैं? जैसे एक होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। परिश्रम छात्र परीक्षा में सफल हुए, तो एक साधारण वाक्य है। बच्चे दौड़ रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे, यानी ये और सबसे जोड़ा गया, तो यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्य को जोड़ा गया है। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है, वहां पर होता है मिश्र वाक्य। तो इसमें मुझे मिश्र वाक्य, तो हमारे ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई, तो इसमें होगा संयुक्त वाक्य, यानी बी और डी में संयुक्त वाक्य, और ए में साधारण वाक्य, और सी में मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न नंबर 19, अशुद्ध भाग को छांटिए। अशुद्ध भाग, अशुद्ध भाग
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन। तो इसमें यह है कि जरूरत नहीं होगी क्योंकि सर्वनाम यहाँ पे पहले प्रयुक्त हो जाएगा। धन आखिरी किस कामों में आएगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 20, अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द गुमटी भी शुद्ध है, नाड़ी भी शुद्ध है और छूटना भी शुद्ध है। गुरुत्वाकर्षण एक अशुद्ध शब्द है। इसमें गुरु वाला छोटे ऊ की मात्रा लगती है, यहाँ पे लगा हुआ बड़े ऊ की मात्रा, तो यानी हमारा ये वाला अशुद्ध है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है? तो इसको बोलेंगे मत पत्र। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अनुउदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन उदित, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा, अनुधन उदित। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 23, दो अपी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें दो धन अपी, इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि पहले आएगा आ, आए का आवाज फिर बोलता आ, आए, फिर अब, फिर आओ, यानी इसमें चार ध्वनि निकलती हैं। एक आप सही है, तो यानी पहले वाले इसमें आ से मिला, आ से मिला, और आ से और आ से, फिर संयुक्त स्वर ए और बड़ा ए, फिर ओ, फिर बड़े ओ से मिलकर ये आवाज बनती है। क्वेश्चन नंबर 24, मृगंध का पर्यायवाची क्या है? तो मृगंध शार्दुल, हमारा इसका ऑप्शन डी होगा, शार्दुल। शार्दुल है शेर का पर्यायवाची है, शार्दुल यानी शेर। शेर का हुआ, सारंग भी शेर को कहते हैं। और एक मृगपति, मृगपति, केसरी, केसरी, और केहरी, केहरी भी सिंह का पर्यायवाची। अहि, यह सांप का पर्यायवाची से सांप, सर्प, अहि, और फणीस और उरंग भी कहते हैं। कुरंग, कुरंग है हिरण का पर्यायवाची है, हिरण, और हिरण को सारंग भी कहते हैं। और ये मृग, मृग का भी है। और कृष्ण सार, कृष्ण सार भी कुरंग यानी हिरण का कुंजर, कुंजर है हाथी का तत्सम शब्द है, यानी हाथी का पर्यायवाची। हाथी, कुंजर हो गया, द्वीप, द्वीप भी हाथी का पर्यायवाची। गजेंद्र, गजेंद्र हो गया, बारण हो गया, और मदकल, मदकल भी हाथी का पर्यायवाची, और मतंग भी हाथी का पर्यायवाची है। तो हमने आपको कुरंग का भी बता दिया, ही यानी सांप, शार्दुल इसमें पूछा है, मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी शार्दुल का पर्यायवाची शब्द, हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है? तो इसको बोलेंगे विदित, हमारा ऑप्शन ए होगा विदित, यानी विधि, विधि का होगा निषेध, यानी ये दूसरे विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनिए बिना पलक गिराए। तो बोलेंगे निर्मित, इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 27, केकई का चरित्र, यानी केकई का चरित्र, केकई का चरित्र, यानी इसका पहला वाला और ये छठा नंबर तो एक जैसा रहेगा, और इसको आपको बनाना है इसमें कौन सा सही है। केकई का चरित्र मानवीय भावनाओं के संघर्ष में पड़ा एक ऐसी नारी का चरित्र है जो परिस्थिति के आघात प्रतिघात के बीच विकसित हुआ है। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब हुआ, यानी पहले आया रा वाला, रा, फिर या दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ला, चौथे नंबर पर, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही। तेरा होना का क्या अर्थ है? तो इसका होगा बिखर जाना, हमारा इसका ऑप्शन डी होगा बिखर जाना। अल्टी पल्टी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप की काली लताएं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें विभत्स रस है, नहीं हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 30, दीना दस जीवन जीवन सी
मरियो पच्ची हुई जुए मरबे ना, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा में 13 और 11 मात्रा होती, चौपाई में 16 मात्रा होती, रोला में 24 मात्रा होती। तो हमारा होता है इसमें होते 31 मात्रा सवैया में। हम आपको उसकी मात्रा गिना दिन, तो दिन में एक मात्रा यहाँ से गिनेंगे, यानी दिन में एक, ना पे 2 मात्राएं, फिर 10 पे एक और एक, जीवन में 2 1 1, फिर जीवन में 2 1 1, जीवन होगी और री 2 मात्राएं, तो इसमें कितनी होगी? 2 4 6 8 8 10 11 12 13 14 15, तो इसमें होगी हमारी 15 मात्रा। कितनी? 15। और मारियो, तो मारियो में माँ में एक और रा में एक, बे में 2, फिर पच्ची में एक 1 2 2 1 2 1 1 1, और इसमें भी, तो इसमें हो जाएंगी हमारी 18 मात्राएं। 15 18 मात्रा पर हमारी हो जाती है सवैया, यानी इसमें हमारा सवैया है ऑप्शन इसका बी। देख लो साकेत नगरी है, यही सूरत से मिलने गगन जा रही है, तो इसमें हमारा अति सूक्ति अलंकार ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो भारत तेंदु, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। तितली के रचनाकार कौन है? तो जय शंकर प्रसाद, यानी जिसने आंसू लिखी, आंसू है, आंसू इनकी, आंसू, कंकाल, आकाश दीप, लहर और इरावती, इरावती इनका अधूरा यह रचना है। अगला प्रश्न नंबर 33, हाँ होगा ना 33 वाला, तो बहादुर हरिश्चंद्र की होगी, तितली के जय शंकर प्रसाद। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 34, बाण भट्ट बीसल देव, बीसल देव की रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका हमारा नरपति नलय है, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी जगन्नेश, जगन्नेश ने परमाल रासो लिखा, परमाल रासो लिखा। चंदन बरदाई ने पृथ्वी राज रासो लिखा, लेकिन यह पृथ्वी रासो अधूरा रह गया, तो इनके पुत्र ने इसको पूरा किया था, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अंत पूरा किया था, तो किसने पूरा किया था ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको एक हो गया विजय पाल रासो, विजय पाल रासो किसने लिखा था? तो नल सिंह ने विजय पाल रासो लिखा। और कुमार रासो दलपति दलपति सिंह ने लिखा था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी होगा महादेवी वर्मा, यानी यमा, नीरजा, यमा नीरजा है इसकी एक, गिल्लू है और दीप सपा, यमा के लिए ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और सुमित्रानंद पंत की पल्लव पल्लव चिदम्बरा और ग्रामस है। अगला हमारा, अब आगे हमारा व्यंग्य गद्यांश, गद्यांश का मैं आपको प्रश्न बता रहा है, यह बड़ा है, हमारे पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो आप इसको वहां से पढ़ के आंसर देख सकते हैं। समय को बेकार बताने का क्या नतीजा होता है? अपने कार्य में असफलता, अपने कार्य में असफलता, तो इसका ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। अगला प्रश्न नंबर 37, समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? समय की जीवन में उपयोगिता के कारण, सफलता का आधार होने के कारण, यानी उपयुक्त दोनों, हमारा इसका ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 38, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है, हमारा इसका ऑप्शन बी। मैंने आपको कल की क्लास में इनकी रचना बताई और पिछली भी क्लास में रचना बताई है, तो आपको बताना है इनकी 3 रचनाएं कौन कौन सी रचना है, 3 रचना कौन कौन सी है, जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न नंबर 39, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद
द्वितीय। हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। अगर आपको हमारी हिंदी की क्लास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बताएं आपको हमारी यह वीडियो किस प्रकार पसंद आई और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जिन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। हमने अभी तक 4 सेट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज 5वां सेट करेंगे। हम प्रत्येक सेट में 40% करते हैं। आपने 40% में से कितने परसेंट को सही किया कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है तो अधिशासी में अधि उपसर्ग लगा है, विनाश में भी उपसर्ग लगा है, प्रशंसा में कोई भी उपसर्ग नहीं है और प्रत्याशा में इसको प्रति धन आशा। तो इसमें हमारी यण संधि का उदाहरण, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ हमारा ऑप्शन बी, प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न नंबर 2, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द, तो यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 3, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गोवा में नदी बहती है। घरेलू, यह भाववाचक संज्ञा है, भरा विशेषण है और स्वतंत्र भी विशेषण है। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन हम जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना सकते हैं। या वर्ण उच्चारण स्थान क्या है या का, यानी चा, छा, जा, झा, ऐया, ई, बड़ी ई, या और सा का उच्चारण तालु से है, तालु से, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा, तालु, ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द जिससे हम नहीं तो उपसर्ग और संधि ने समास से बना सकते हैं, जिसमें होगा हमारा रूढ़ शब्द लोट इसमें होता है रूढ़ शब्द, और यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्द से मिलके बने, जैसे दूध बाला, बाला अलग रूढ़ है, दूध अलग रूढ़ है, तो यह दूध बाला मिलकर यौगिक बना है, यौगिक। और मुझे योग रूढ़ तो बहुविग्रह के सभी उदाहरण होते हैं, जैसे लंबोदर, इसमें रूढ़ शब्द है लोटा, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, सीता बाजार जाती होगी, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो सामान्य भूतकाल। वर्षा हो रही है, इसमें अपूर्व भूतकाल है, तो वह कलकत्ता जाता है, तो सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7, पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पार्श्विक, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 8, राजस्थानी भाषा का उद्गम किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का और पहाड़ी हिंदी का सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ, हमारा इसका ऑप्शन सी, पैशाची अपभ्रंश, पश्चात से सिंधी भाषा का उद्गम हुआ है, महाराष्ट्री से मराठी और मागधी से
मागधी, मागधी पूर्वी हिंदी नहीं, पूर्वी हिंदी तो अर्ध मागधी से हुई है, तो मागधी बिहारी हिंदी, बिहारी का उद्गम हुआ है। यानी इसका पूछा है राजस्थानी भाषा का उद्गम सोर्स यानी अपभ्रंश से, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है? वह स्वयं यह नहीं आना चाहती, तो ये वाला तो शुद्ध है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, इसमें ये भी सही है। मैं तेरे को, तो तेरे को ये वाला हमारे इसमें अशुद्धि है, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, यानी बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, तो इसमें बहुत सी गलतियां, यानी गलतियां हम संख्याएं गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सी यानी पता न कितनी है, मतलब अनिश्चित है, तो इसका हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग तो द्रव्यवाच्य पुल्लिंग होते हैं, द्रव्य पदार्थ, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। नदी बहती है, इलायची खाई, प्यास लगी या प्यास बुझाई, तो हमारा पानी पुल्लिंग है। यानी द्रव्य में जैसे चाय, चाय, सियाई, शराब और लस्सी, ये चार शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और दही भी एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा तत्सम वर्ग में आता है, इसका तद्भव क्या होगा? परख, तद्भव होगा इसका परख। जैसे हम आपसे पूछें केवट, केवट का तत्सम क्या होगा? तो बोलेंगे के बर्थ, के बर्थ। अब जी कपड़ा, तो कपड़ा का करपट, कपड़ा का करपट होगा। और अंगूठी, तो अंगूठी का अनुष्ठ का। और सब पूछेंगे आमला का, तो आमला का होगा आम लक, अक्षर का होगा आखर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें पहले हम बोलेंगे वैदिक संस्कृत, फिर इसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद हम पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक का बस फिर हिंदी। और इसका तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब है, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, अफसोस में नहीं जा सका, अफसोस में नहीं जाएगा, तो सम्मान सूचक अव्यय ये वाला नहीं, शोक सूचक, तो शोक हुआ, यानी इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। अफसोस में नहीं जा सका, तो इसमें ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं ये सही, घोड़ा का घोड़े ये सही, किताबें का किताबें ये सही, सखियां, तो सखियां यानी छोटी की मात्रा लगती है, इसमें बड़ी की मात्रा, तो इसमें गलती है, तो हमारा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 16, उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को खाली हाथ ना लौटाए, किसी को खाली हाथ ना लौटाए, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी कर्म वाच्य, ऑप्शन बी कर्म वाच्य। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में शुद्ध बरतने वाला शब्द, तो इसमें ये वाला गलत है तीनों, इसमें वो हृदय, हिरण्यकशिपु, हमारा इसका ऑप्शन बी शुद्ध बरतने वाला। प्रश्न नंबर 18, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या है? इसमें उगी धन स्थल, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। अगर स और ठा आए तो यह सा और था में बदल जाता है। जैसे हम आपको लिखे प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ लिख दिया, तो इसे हम बोलेंगे प्रति धन स्थित, यानी ये वाला साठ वाला राथा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इसमें यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न नंबर 20, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, रुपया और पैसा, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौहरा इसमें द्विगु समास, पीताम्बर में, पीताम्बर में बहुवीर समास, नेत्र में तत्पुरुष
समास है, यानी इसमें से अब प्रश्न नंबर 21, स्वर्ण का अपर्यायवाची अंकित कीजिए, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो कंचन स्वर्ण का पर्यायवाची है, हेम भी स्वर्ण का पर्यायवाची है, कनक भी है, किनिक किनकिन नहीं है, यानी हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। और एक जातरू भी स्वर्ण का पर्यायवाची है, और हिरण्य हिरण्य भी सोने का पर्यायवाची, और तापनी तापनी भी है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 22, प्रयोजन से क्या तात्पर्य, प्रयोजन तो इसका उद्देश्य है, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 33, भौतिक का विलोम, भौतिक का आध्यात्मिक विलोम शब्द, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 24, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, तो इसे बोलेंगे अकीर, अकीर दूर तक बिखरा छितरा। उत्कीर्ण, जैसे हम पत्थर पर किसी का नाम लिखवा देते हैं तो बोलेंगे उत्कीर्ण। संकीर्ण, यहाँ पर तंग तंग रास्ता हो तो हम संकीर्ण बोलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 25, यानी इसमें पहला और छठा सेम रहेगा, और बाकी इसमें बदला जाएगा, तो इसमें कौन सा होगा, मनुष्य पैर से चलता है, मनुष्य पैर से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं, यानी इसमें पहला यात्रा कहते हैं। प्राणा से चलता है, प्राणा से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, जीवन कहते हैं। समुदाय से चलता है तब उसे समाज कहते हैं, यानी पहला बा, तो बातें ये स्टार्ट नहीं ये बा, फिर दूसरे पर ला, बा ला, तो यानी हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 26, लूट में चरखा, लूट में चरखा नफा का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाए, तो यानी ये हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। प्रश्न नंबर 27, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, यानी ज्ञानी घर में मूर्खता से काम करना, ये वाला गलत। दाल में काला होना, दोष होना, ये वाला गलत। आधा अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इसका हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 18, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधे आगे कौन हवाल, तो इसमें क्या है, दोहा है, ये हमारा 28 का इसका ए इसमें दोहा। सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, तो सरंगा रस को, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी है, इसे हम रसपति भी कहते हैं, रसपति और रस राज भी कहते हैं, इसका स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न नंबर 30, अर्शछाप कवि, अर्शछाप के सबसे भक्ति कवि के रूप में नाम लिया जाता है, तो सूरदास, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा। यह अर्शछाप में कुम्मन दास, यानी ये किसी विठल दास के शिष्य हैं चार, यानी के एस के पी। प्रश्न नंबर 31, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, तो ये नहीं, तो इसमें माना भारतचंद्र हरिश्चंद्र, हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रताप नारायण मिश्र की एक प्रमुख रचना कौन सी, कली कौतुक, कली कौतुक और प्रताप लहरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, और मैंने आपको हरिश्चंद्र की कल बताई थी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, ये बताई थी। और आज इसकी नहीं बताएंगे हम, वर्षा विनोद, कौन सी, वर्षा विनोद और प्रेम फुल बारी। आगे बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, 100 सुजान एक अजान। अगला प्रश्न नंबर 32, मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के गुरु रैदास थे, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 33, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यह किसकी पंक्ति है,
तो हमारा रहीम दास की हमारा इसका ऑप्शन बी। अब हमारा गद्यांश आता है। हम आपको गद्यांश आप पीडीएफ से पढ़ लेना, हम इसके आपको क्वेश्चन प्रश्न कराते हैं। कालिदास की प्रकृति का वर्णन आधार है। कालिदास की प्रकृति का वर्णन का आधार है, तो इसका हमारा उसकी मनोरथा, हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। सौंदर्य की परख की जाती है, सौंदर्य की परख की जाती है मनोरथा के आधार पर, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 36। एक तरफ देश के भंडार खजानों से भरे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, त्रुटि रहता है, इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? तो एक तरफ देश के भंडार, भंडार ने देश के भंडार है, तो इसमें त्रुटि है, इस वाले में त्रुटि है। वे हंस रहे थे, इस वाक्य में हंस रहे थे क्या है? हंस रहे थे क्या है? तो है पूर्वकालिक क्रिया है, यानी इसका हमारा पूर्वकालिक क्रिया में हंस रहे थे, सहायक क्रिया आएगी ना, हमारा ऑप्शन ए नहीं, इसमें ऑप्शन बी होगा सहायक क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 38। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो है इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन हमारा इसका बी लल्लू लाल की प्रेम सागर। आपको कल प्रैक्टिस सेट में बताया था किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था? तो भारतेंदु का नहीं किया था, इसका किसने किया था? राधा चरण गोस्वामी ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 40। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो समालोचक, हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह हिंदी की क्लास किस प्रकार पसंद आए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।